हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशीला आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला जीएस क्लासेस में। आज मैं आपको एक नई पेंशन योजना के बारे में बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा अभी चर्चाओं में चल रहा है और इसे लेकर विरोध भी है। तो इस पेंशन योजना में क्या है जिसके वजह से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। और इसमें क्या क्या आपको नए लाभ जोड़े गए हैं, क्या आपको इससे फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये पेंशन का नाम रखा गया है एकीकृत पेंशन योजना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो यूपीएस है, एकीकृत पेंशन योजना, इसे लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जाएगा देश में। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जितने भी केंद्र सरकार के तहत काम कर रहे हैं, उनको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसे कब मंजूरी दी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कब इसे सरकार के द्वारा मंजूर किया गया। तो ये हो जाएगा 24 अगस्त 2024 को ये इस सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इससे पहले कौन सा पेंशन योजना लागू था, जिसमें क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नया पेंशन योजना लाना पड़ा। तो इससे पहले चल रहा था एनपीएस, जिसे हम लोग जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। ये चला था 2004 से 2024 तक रहा अभी तक, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके लाया गया है यूपीएस। इसमें कुछ नया लाभ जोड़ा गया है, कुछ स्कीम्स को नया किया गया है। तो ये जो एनपीएस है इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया था 2004 में, लेकिन अब इसे बदल करके यूपीएस लाया गया। ये हो गया 2025 से ये लागू हो जाएगा। तो देखिए इससे भी पहले अंग्रेजों के जमाने में और एक पेंशन योजना चलता था, उसका नाम था ओपीएस। उसे हम लोग ओपीएस से जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसमें क्या था ओल्ड पेंशन स्कीम में कि आपको जो आपके सैलरी से जो 10% कटता था, ये 2004 तक था। ये 10% जो 2004 से आपकी सैलरी से कटता है, ये ईपीएस के तहत आपको नहीं देना पड़ता था। अगर आपकी सैलरी 10,000 है मान लीजिए, तो आपको 10,000 के 10,000 पूरे हर महीने मिलते थे। लेकिन एनपीएस के तहत क्या हुआ कि एनपीएस में आपको 10% हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पेंशन के लिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि यूपीएस में क्या है, उसे हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो देखिए आपको कम से कम 10 साल जॉब करना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और 10 साल तक अगर काम किए हैं आप, तो आपको कम से कम तो 10,000 पेंशन मिलेगा ही। अब देखिए एनपीएस का नाम बदल करके यूपीएस कर दिया गया है। अब इसका जो यूपीएस के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि करंट में कितने लोग केंद्र सरकार के तहत कार्यरत हैं। तो 23 लाख लोग सरकारी जॉब में अभी कार्य कर रहे हैं, तो इनको यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी चाहे कि वो एनपीएस के तहत ही पेंशन लेगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तहत भी वो पेंशन ले सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि एनपीएस से नहीं, उसको यूपीएस के तहत चाहिए, तो वो यूपीएस में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखिए एनपीएस में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। कोई भी सुधार होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक कमेटी बनती है। वो कमेटी पूरी देखभाल करने के बाद ही रिपोर्ट तैयार करती है। तो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे टीवी सोमनाथन। अब ये एग्जाम में आ सकता है कि ये जो यूपीएस की कमेटी के हेड कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो टीवी सोमनाथन हो जाएगा। अब देखिए ये जो पेंशन योजना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया हो, अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक काम करता है, तो उसे रिटायरमेंट के
पहले के आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई 25 साल तक कार्य किया तो उसका आखिरी का 1 साल, मतलब जो 25वां साल है उसमें 12 महीना हुआ, उसमें जो भी सैलरी मिला उसका 50%, मतलब 12 महीने का जो औसत होगा, औसत अगर मान लीजिए आपका वेतन 1 लाख है तो 1 साल में 12 लाख हुआ, 12 लाख का औसत मतलब 1 लाख हुआ, औसत जितने भी साल का होता है उससे डिवाइड किया जाता है, मतलब 12 लाख, और फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो 1 लाख हुआ, उसका 50% मतलब 50,000 हर महीने आपको वेतन के रूप में मिलेगा। अब देखिए 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज्यादा, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल से ज्यादा कार्य कर रहा है और कोई 25 साल से कम कर रहा है, 25 साल नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसे उसकी सेवा के अनुपात में ही पेंशन मिलेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे। ये मैंने पहले भी बताया कि कोई भी कर्मचारी को कम से कम तो 10 साल नौकरी करनी ही होगी, उसके बाद ही वो जॉब क्विट कर सकता है अगर वो चाहे तो। 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10,000 पेंशन मिलेंगे। कर्मचारियों की मृत्यु होने पर इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को 60% मतलब 60% पेंशन की रकम दी जाएगी। मतलब है अगर किसी को 1 लाख मिल रहा है तो उसके परिवार को कम से कम 60,000 पेंशन के रूप में मिलेगा उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, रिटायरमेंट होने पर ग्रेच्युटी के अलावा, रिटायरमेंट जब होगा उसमें ग्रेच्युटी के अलावा एक मुफ्त भुगतान भी किया जाएगा। यहाँ पे सॉरी मैंने मुफ्त लिखा गया है, यहाँ मुफ्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महंगाई इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा। इसमें क्या है कि जिस तरह से अगर महंगाई बढ़ती है तो आपका जो महंगाई बढ़ेगा उसके हिसाब से आपके पेंशन की रकम भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कर्मचारियों को अंशदान के रूप में, यही मैंने कहा कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो उसका आपको 10% हर महीने आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपकी पेंशन के लिए, तो वही 10% आपको जमा करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, सरकार के तरफ से आपकी बेसिक सैलरी का, आपके सैलरी का जितना भी बेसिक सैलरी है उसका 18.5% जो सरकार खुद आपके पेंशन के लिए जमा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन का, आपकी मासिक वेतन जितना भी होगा उसका 10वां हिस्सा मतलब 1/10 पार्ट जोड़कर रिटायरमेंट के समय आपको दिया जाएगा। अब देखिए ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, ये ओल्ड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या अंतर है ये देखते हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। देखिए यूपीएस जो है, जो अभी नया जो आया है स्कीम, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई प्राइवेट जॉब वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एनपीएस के तहत, अब देखिए एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन ओपीएस में ऐसा नहीं था। ओल्ड पेंशन स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही एलिजिबल होते थे पेंशन के लिए। थर्ड पॉइंट में देखिए, ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। यही मैंने जो कहा कि 10% जो आपके सैलरी से कटता है वो ओपीएस में नहीं कटता था, लेकिन एनपीएस में 10% हर महीने आपका पेंशन के लिए जाएगा, जो यूपीएस में भी लागू है। अब देखिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से क्या है कि आपको 18.5% का योगदान दिया जाएगा, ये यूपीएस में है। लेकिन एनपीएस में क्या था कि एनपीएस में यही जो 18.5 है वो उस समय 14% था, मतलब सिर्फ 14% गवर्नमेंट आपके अकाउंट में रखती थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ओपीएस में जीपीएफ की सुविधा है। देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा है, अभी भी उन्हें मिलता है, जबकि एनपीएस में सुविधा नहीं है।
आपको जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है वो एनपीएस में नहीं दिया जाता है। वहीं यूपीएस में एक मुफ्त राशि रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है। देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है कि एनपीएस जो है वो शेयर बाजार से लिंक योजना है, तभी तो प्राइवेट जॉब वालों को भी इसमें पेंशन की सुविधा दी गई थी, क्योंकि शेयर बाजार में अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके हिसाब से उनका जो भी लाभ बनता है वो पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो एनपीएस में ये सुविधा थी कि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब दोनों पेंशन ले सकते थे, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं है। अब एनपीएस में क्या था कि आपको रिटायरमेंट के समय उसी समय आपको 60% अमाउंट दिया जाता था और बाकी का जो 40% है वो आपको एन्यूटी के तौर पर दिया जाता है। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। देखिए यूपीएस और ओपीएस जो है वो बहुत सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी और जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा, ये मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरह से जो भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे मुझे प्रमोट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।